स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस खूबसूरत धमाकेदार वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थशास्त्र के कवर करने वाले हैं। हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है और आपको बता दें ये वो प्रश्न है जो पिछले 5 सालों में पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। जितने भी आपके अतल उत्तरीय प्रश्न आएंगे उन सबको कवर कर लेंगे। और आपको बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि अतल उत्तरीय के जो प्रश्न होते हैं वो अगले साल लघु में पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, उसी हिसाब से इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए किस प्रकार से प्रश्न पिछले सालों में पूछे गए हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन नजर डालते हैं, आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है। इन 3 शब्द यहाँ पे हैं, 3 शब्दों को समझना है। एक है केंद्रीकृत, दूसरा योजनाबद्ध, तीसरा अर्थव्यवस्था है। इन्हीं तीनों का आंसर समझना है। तो देखिए, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था सभी आर्थिक निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। पहला पॉइंट, जैसे कि उत्पादन हो गया, वितरण हो गया, कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो अगर देखा जाए तो सोवियत संघ जैसे चीन, ये सब ऐसी व्यवस्था लागू करते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि केंद्रीकृत योजना का मतलब ये होता है कि जिसमें केंद्र सरकार पूरा का पूरा देखभाल करती है और कीमतें वगैरह जो भी है, जो उत्पादन वगैरह होती है वो तय करती है केंद्र सरकार। ठीक है, तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध यहाँ पे अर्थव्यवस्था हो जाएगी जिसमें केंद्र प्रमुख होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। अब कुल उपयोगिता के बारे में आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल उपयोगिता कुल संतुष्टि होता है जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित संख्या में वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग से मिलती है। यानी उपयोगिता का मतलब यहाँ पे तुष्टि गुण भी कह सकते हैं। कुल उपयोगिता यानी आपको कितनी संतुष्टि मिलती है। उदाहरण के तौर पे जब देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आप उदाहरण चाहते हैं तो लिख सकते हैं कॉपी में, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसके लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे केवल। देखिए जैसे लिखा है, अगर आप 3 आइसक्रीम खाते हैं और पहला आइसक्रीम खाने से आपको 10 यूनिट संतुष्टि मिलती है। मान लीजिए आप 3 आइसक्रीम खाते हैं, जैसे आप पहला आइसक्रीम खाते हैं तो आपको 10 यूनिट यानी 10 इकाई संतुष्टि मिलती है। दूसरा खाने से 8 यूनिट मिलती है और तीसरा खाने से आपको 6 यूनिट मिलती है। कुल मिला के देखा जाए तो आपको 24 यूनिट जो है आपका लगा। तो यहाँ पे जो 24 यूनिट ये क्या है, ये कुल उपयोगिता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम पहली रोटी खाते हैं तो हमें जब भूख लगती है, जब पहली रोटी खाते हैं तो हम ज़्यादा उसका हमें संतुष्टि मिलती है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। और जैसे जैसे रोटी की संख्या बढ़ती जाएगी आपकी संतुष्टि जो है घटती जाएगी, है ना। कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं, कुल उपयोगिता के बारे में। अगला है यहाँ पे उत्पादन फलन की व्याख्या कीजिए। उत्पादन फलन क्या होता है, तो इसमें देखेंगे उत्पादन फलन वह संबंध है जो किसी उत्पादन प्रक्रिया में इनपुट जैसे कि श्रम, पूंजी आदि और आउटपुट जैसे कि उत्पाद के बीच होता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, जैसे एक मशीन है, एक मशीन और 2 श्रमिक से 100 यूनिट उत्पादन होते हैं तो यह उत्पादन फलन कहलाता है। यानी उत्पादन फलन का मतलब यह है कि उसमें कितनी श्रम, कितनी पूंजी लगाई गई है, वो पूरा जो उत्पादन होता है वही आपका उत्पादन फलन कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को बताइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है ये आपको समझना है और इसकी मान्यता क्या है। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें आप हेडिंग लिख देंगे पहले कि पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताएं, और इसके बारे में लिखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता कई विक्रेता और खरीदार होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब होता है जैसे बाजार होता है तो बाजार में कंपटीशन यानी प्रतियोगिता यानी कंपटीशन कब होता है, कैसे होता है, किस आधार पर होता है, उनकी क्या मान्यताएं हैं, यही आपको इसमें बताना है। तो पहले यही है कि विक्रेता, कई विक्रेता और खरीदार होते हैं। सिंपल सी बात है, बाजार में कई सारे विक्रेता और कई सारे जब खरीदार होते हैं तो वहाँ प्रतियोगिता ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सभी उत्पादन समान होते हैं। जो भी उत्पाद वहाँ पे होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं बाजार में वो समान होती हैं। नेक्स्ट है किसी एक विक्रेता के पास कीमत तय करने की शक्ति नहीं होती है। अगर एक दुकान हो किसी भी बाजार में
तो वो दुकान अपने सातवें आसमान पर होता है, जैसा दाम चाहे वैसा दाम लगा सकता है। लेकिन अगर उसी की कई सारी दुकानें हों तो शायद वो कई सारी दुकानें मिलकर एक एक दुकान कीमत तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी दुकानें हैं। अगर कोई एक महंगा देगा तो दूसरे के यहाँ कस्टमर भाग जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि कई सारे वहाँ पे जो है लोग मिलकर उसकी जो कीमत होती है वो तय करते हैं, कोई अकेला कीमत तय नहीं करता है। नेक्स्ट, बाजार में प्रवेश और बाहर जाने की कोई बाधा इसमें नहीं होती है पूर्ण प्रतियोगिता में। तो इसकी मान्यताएं हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से आप क्या समझते हैं। तो इसमें लिखेंगे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक देश के भीतर एक निश्चित अवधि में, एक देश के भीतर एक निश्चित अवधि में निर्मित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे, अगर भारत में एक साल में 1000 कारों का निर्माण हुआ और प्रत्येक की कीमत 5 लाख रुपए हैं, तो इस प्रकार से देखा जाए जीडीपी कितना हो जाएगा। 1000 कारें हैं, 5 लाख कीमत है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 करोड़ रुपए। ठीक है, 50 करोड़ रुपए यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से जीडीपी तय की जाती है कि एक साल में कितना इनकम हुआ है, कितनी कमाई हुई है, वो पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाता है। ठीक है, उसी को जीडीपी के नाम से जाना जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि उपभोग फलन क्या होता है। उपभोग फलन के बारे में देखिए, उपभोग फलन वह संबंध है जो किसी व्यक्ति या समाज के उपभोग स्तर या आय के बीच होता है। अगर ये परिभाषा समझ में नहीं आया तो उदाहरण को समझ जाएंगे तो आप आसानी से परिभाषा भी लिख पाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास जो है यानी किसी व्यक्ति की जो आय हो 10,000 रुपये है और वह 8,000 रुपये खर्चा करता है, तो उपभोग फलन यह दिखाएगा कि कितनी आय पर कितना खपत हो रही है। जैसे अगर किसी का 1 लाख है तो 1 लाख के हिसाब से अपना खर्चा करेगा, वो 50,000 मान लो खर्चा कर दिया। ठीक है, 50,000 खर्चा कर दिया, तो जितनी आय होगी और जितना उसका उपभोग होगा, जितना उसका खर्चा होगा, वो उसी उपभोग फलन को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नगद आरक्षित अनुपात से आप क्या समझते हैं। नगद आरक्षित अनुपात वह अनुपात है जो बैंक अपने पास नकदी के रूप में रखता है। लिखा है नगद, ठीक है, आरक्षित अनुपात, वही चीज यहाँ पे कहा गया ताकि वे सभी ग्राहकों को निकासी अनुरोध पूरा कर सके। जैसे लोग पैसा निकालने जाते हैं तो जब अपने पास नकदी रखेगा बैंक, तभी तो ग्राहक को दे पाएगा। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण के लिए, यदि बैंक के पास 1,000 रुपये हैं, उसने 20% नगद आरक्षित अनुपात के रूप में रखा है, तो वह 200 रुपये नगद के रूप में रखेगा। तो मतलब जैसे 1,000 का 20% नगद अपने पास वो रख लेगा ताकि जो अपने जो ग्राहक होते हैं उनको निकासी दे सके। ठीक है, चलिए आगे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटे से आप क्या समझते हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है। देखिए, राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का खर्चा सरकार की आय से अधिक होता है। यानी अगर मान लीजिए सरकार के पास 1,000 रुपये आता है और वो अगर 1,100 रुपये खर्चा कर देता है, तो यह इसमें 100 रुपये का क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो सरकार का ये राजकोषीय घाटा के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर सरकार की आय 10 लाख रुपये है, वो 12 लाख रुपये खर्चा करता है, तो 2 लाख रुपए राजकोषीय घाटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन, प्राथमिक घाटा क्या होता है। प्राथमिक घाटे से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, प्राथमिक घाटा वह घाटा होता है जिसमें ब्याज का भुगतान शामिल नहीं होता है। यह केवल सरकार के खर्च और आय के बीच का अंतर होता है। जैसे अगर मान लीजिए सरकार ने 100 रुपया अपना खर्चा किया, ठीक है, और मान लीजिए उसका आय 120 रुपया है, या फिर जितनी भी आय हो, आय और खर्चे का जो अनुपात होता है उसी को प्राथमिक घाटे के नाम से जाना जाता है। इसमें ब्याज जो है इंक्लूड नहीं होता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है कि मुद्रा पूर्ति को परिभाषित कीजिए। मुद्रा की जो पूर्ति होती है उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, मुद्रा पूर्ति का मतलब सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में पैसा उत्पादन करना होता है। आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा नोट जारी करना कहा जाता है। मुद्रा की पूर्ति का मतलब यह है कि मार्केट में मुद्रा की जो है पूर्ति करनी है, तो किस प्रकार से करना है, वो कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है, और वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। आगे है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं।
तो राष्ट्रीय आय देखिए बहुत सिंपल परिभाषा है। राष्ट्रीय आय एक देश में एक निश्चित समय में निश्चित समय की अवधि के भीतर सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, उत्पादन का जो कुल आय होता है उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। उदाहरण के लिए समझने का प्रयास करेंगे, यदि किसी देश का जीडीपी 10,000 करोड़ रुपए है तो उस देश की राष्ट्रीय आय हो सकती है, यानी जीडीपी ही क्या होती है, राष्ट्रीय आय एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? मांग की लोच क्या होती है? तो देखिए, मांग की लोच यह बताती है कि कीमत में बदलाव के कारण किसी वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हुआ है। अगर वस्तु की कीमत मान लीजिए 10% बढ़ा दी जाती है तो मांग 20% घट जाती है, तो इसे मांग की उच्च लोच कहा जाता है। यानी अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो जैसे अगर मांग बढ़ जाती है, ठीक है, मांग बढ़ जाती है तो मांग बढ़ेगी कब? जब कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। और अगर कीमत बढ़ जाएगी तो मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन है कि अनधिमान वक्र से आप क्या समझते हैं? तो अनधिमान वक्र होता क्या है? देखिए, अनधिमान वक्र वह होता है जब विभिन्न वस्तुओं की मांग और मूल्य के संबंध को दिखाता है। यानी जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, तो अगर ये ग्राफ ऐसे है तो समथिंग इस प्रकार से आपका मांग वक्र बनेगा, है ना। तो इसमें कहने दर्शाने का मतलब क्या है? दर्शाने का मतलब है कि जब कीमत घटती है, यानी कीमत अगर घट जाए तो मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। भाई किसी वस्तु की अगर दाम घट जाएगी सब लोग उसे खरीदने चाहेंगे, और अगर कीमत बढ़ जाती है, कीमत अगर बढ़ जाती है तो मांग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति, घरों या कंपनियों का और आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है। कहने का मतलब ये है कि व्यष्टि मतलब छोटा होता है, तो जो हम छोटे क्षेत्र का या छोटे किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे कि एक कंपनी के उत्पादन का निर्णय, एक परिवार का बजट कितना होता है, एक फर्म, एक उद्योग, ठीक है, एक छोटा सा बाजार, इन सबको व्यष्टि अर्थव्यवस्था के या अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदर्शक अर्थशास्त्र क्या है? तो इसमें लिखेंगे, आदर्शक अर्थशास्त्र में मूल्यांकन और सुझाव दिए जाते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, और यह तथ्य के बजाय मान्यता पर आधारित होता है। जैसे देखिए, सरकार को गरीबी कम करने के लिए अधिक खर्च करना चाहिए। आदर्शक अर्थशास्त्र का मतलब ये है कि यहाँ पे एक आदर्श अर्थशास्त्र होना चाहिए, इसमें कोई भी समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ये जो है आदर्शक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ह्रासमान उपयोगिता के नियम को बताइए। ह्रासमान उपयोगिता क्या होता है? तो ह्रासमान उपयोगिता नियम यह कहता है कि जैसे से किसी वस्तु की खपत बढ़ती जाती है उस वस्तु से प्राप्त संतुष्टि यानी उपयोगिता घटती जाती है। सिंपल सेंटेंस कहा गया है, जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, अगर आप पानी पी रहे हैं तो पहले गिलास में अधिक संतुष्टि मिलती है और अगले गिलास में संतुष्टि आपकी कम हो जाती है, तो इसे ह्रासमान उपयोगिता के नाम से जाना जाता है। अगर आपको भूख लगी है तो अगर आप जब भूख लगी है तो जब पहली रोटी खाएंगे, ठीक है, जब पहली रोटी खाएंगे आप तो आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। जैसे जैसे आपकी भूख जो है कम होती चली जाएगी, उसकी ह्रासमान आपका यानी जो है उसकी संतुष्टि कम होती चली जाती है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बाजार मांग वक्र क्या होता है? बाजार मांग वक्र की बात करें तो बाजार मांग वक्र वह वक्र है जो बाजार में किसी वस्तु की कीमत, वस्तु की कुल मांग के बीच के संबंध को दर्शाता है। आमतौर पे मांग वक्र नकारात्मक ढलान वाला होता है, यानी कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, जब कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी। ये हम बाजार मांग वक्र के नाम से जाना जाता है। आगे है, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय का मतलब ये है राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन उन सभी साधनों की लागत के आधार पर किया जाना जो उत्पादन में इस्तेमाल होते हैं। तो इसके बारे में आप ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा ही कहलाता है, बस सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार की जो राजस्व आय यानी जो कर वगैरह होती है,
कर कम वसूलती है और खर्च ज़्यादा कर देती है तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यदि सरकार 5 लाख रुपए मिलते हैं सरकार को जो है टैक्स के रूप में और 7 लाख रुपये खर्चा कर देती है तो 2 लाख रुपये उसका राजस्व घाटा के नाम से जाना जाता है, जिसे राजकोषीय घाटा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। अनैच्छिक बेरोजगारी की बात हो रही है। अनैच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब व्यक्ति काम करना चाहता हो लेकिन उसे काम ना मिलता हो, तो आमतौर पे आर्थिक मंदी के दौरान ऐसा होता है तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। यानी अगर किसी की इच्छा कर रही है और उसे रोजगार ना मिले। ठीक है, अगला है सरकार जो बजट होती है उसे क्या कहते हैं, सरकारी बजट क्या होता है। तो सरकारी बजट एक दस्तावेज होता है जिसमें सरकार अपनी आय और खर्चों का ब्यौरा देती है। सरकार नीति और आर्थिक योजनाओं को दर्शाती है, यानी सरकार किस प्रकार से आय अपना लेती है और फिर कैसे खर्चा करती है, ये उसी का लेखा जोखा होता है सरकारी बजट में। ठीक है, आगे है परिवर्तन अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं। परिवर्तन अनुपात का नियम क्या होता है। यह नियम कहता है कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों का अनुपात समय के साथ बदल सकता है। जैसे तकनीकी सुधार होते हैं, उत्पादन में अधिक संसाधन उपयोग किया जा सकते हैं या कम संसाधन अधिक उत्पादन किया जा सकता है, तो इस प्रकार से परिवर्तनीय अनुपात के नियम को लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे है नेक्स्ट है प्रत्याशित निवेश क्या होता है। देखिए सिंपल वर्ड में लिखा गया है प्रत्याशित निवेश को। जो प्रत्याशित निवेश है वह निवेश होता है जो आर्थिक परिस्थितियों और उसके बाद सरकार की नीतियों के आधार पर भविष्य में किया जाता है, प्रत्याशित निवेश कहलाता है। यानी भविष्य में जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं सरकारी नीतियों के आधार पर उसी को प्रत्याशित निवेश कहते हैं। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट करना, प्रत्याशित यानी भविष्य में कोई भी परिस्थिति के सामने करना पड़े। ठीक है, आगे नेक्स्ट सम सीमांत उपयोगिता क्या होता है। सम सीमांत उपयोगिता के बारे में लिखेंगे। यह नियम कहता है कि उपभोक्ता अपनी कुल उपयोगिता अधिकतम करने के लिए, यानी जो कुल उसकी उपयोगिता होती है उसे अधिक करने के लिए अपनी आय को इस प्रकार वितरित करता है कि प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंतिम इकाई से संतुष्टि के प्राप्त उसके समान होती है। कहने का मतलब क्या है, इसमें कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति की यानी उपभोक्ता की कुल उपयोगिता होती है वो अधिकतम करने के लिए अपनी आय को इस प्रकार वितरित कर देता है, जो भी आय उसकी होती है इस प्रकार वो वितरित कर देता है कि जैसे मान लो यहाँ पे 10 रुपये खर्चा किया, 10 रुपये यहाँ पे खर्चा किया, 10 रुपये यहाँ पे, 10 रुपये यहाँ पे, 10 रुपये यहाँ पे, ऐसे वितरित कर दिया, वो बंटवारा कर दिया। अब यहाँ से कुछ संतुष्टि मिलेगी उससे, फिर कुछ यहाँ से मिलेगी, कुछ यहाँ से मिलेगी, कुछ यहाँ से मिलेगी, कुछ यहाँ से मिलेगी। तो जो संतुष्टि उसको मिलेगी वो उसकी अंतिम इकाई के रूप में होती है, अंतिम इकाई के रूप में उसे प्राप्त करता है। वही आपका सम सीमांत उपयोगिता के नियम से जाना जाता है। अगला है लागत से आप क्या समझते हैं। बहुत सिंपल है, लागत क्या होती है। लागत वह राशि है जो किसी वस्तु या सेवा उत्पादन में आती है। इसमें श्रम, कच्चे माल, अन्य संसाधन लागत शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए पनीर बनानी है, ठीक है, पनीर आपने बना लिया। अब पनीर बनाने में आपका कितना कास्ट आए, कितनी लागत आई, तो जो टोटल आपका लागत आएगा आप जोड़ लीजिए कि पनीर में क्या क्या बनाने में सामान लगा है, टोटल कितना खर्चा बैठा हुआ है आपका लागत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन अब यहाँ पे 26 नंबर से स्टार्ट होगा और यहाँ तक हम लोग आएंगे 50 नंबर क्वेश्चन और फिर इसकी मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं। ये 60 क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं, इनको भी फटाफट देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि सीमांत उपयोगिता वह संतोष है जो किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिलती है। वही सीमांत उपयोगिता जो अभी पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक व्यक्ति पहली रोटी खाने से 10 इकाई संतोष प्राप्त करता है, दूसरी के 8, तीसरी से 6, ऐसे से जो है उसकी संतुष्टि जो है दिखाई जाती है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बारे में चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट किया है, तो इसलिए इसका आंसर दोबारा मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है कि आय किसे कहते हैं, आय से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आय वह धनराशि है जो व्यक्ति, व्यवसाय या देश किसी आर्थिक गतिविधि जैसे वेतन, लाभ, ब्याज से कमाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए एक शिक्षक का मासिक वेतन 50,000 रुपये है, उसकी यह आय है। ठीक है, मासिक मान लीजिए मासिक जो है उसको वेतन मिलता है 50,000 रुपये, तो उसकी ये आय हो गई। किसी देश की आय को माप जो होती है वो सकल घरेलू उत्पाद
द्वारा की जाती है। जैसे एक व्यक्ति का जो खर्च होता है, बचत जो होता है, निवेश जो होता है, उपयोग की जाती है। जैसे किसी दुकान से मालिक रोज 10,000 रुपये की बिक्री होती है, इसमें से 2,000 रुपये खर्चा कर देता है और उसके बाद जो है 8,000 वो दैनिक आय कमा लेता है। तो इस प्रकार से इसको भी आप लिख सकते हैं समझ के अपने आधार पर। ठीक है, आगे है यहाँ पे नेक्स्ट है बाजार किसे कहते हैं। बाजार क्या होता है, तो देखिए बाजार वह स्थान होता है जहाँ खरीदार और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। यानी आप जिंदगी में बाजार तो कभी गए होंगे। ठीक है, बाजार में दो चीज़ होता है, एक क्रेता होता है, ठीक है, दूसरा विक्रेता होता है। अगर ये ना हो तो शायद ना तो बाजार होगा ना तो फिर और कुछ होगा। बाजार में क्रेता नहीं खरीदने वाला, विक्रेता नहीं बेचने वाला। तो जहाँ पे कुछ बेचने वाले होते हैं, कुछ लोग खरीदने वाले होते हैं, उसी को बाजार कहा जाता है। जैसे कि एक मंडी होती है, मंडी में लोग जाकर गेहूँ बेचते हैं, गेहूँ खरीदते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है औसत उत्पादन से आप क्या समझते हैं, तो उसमें लिखेंगे आप लोग औसत उत्पादन में। औसत उत्पादन का अर्थ कि कुल उत्पादन को श्रमिकों या संसाधनों की संख्या से विभाजित किया जाता है। यानी जो कुल उत्पादन होते हैं, कुल उत्पादन को श्रमिकों या संसाधन की संख्या से भाग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे एक कारखाना में 5 श्रमिक की मदद से 50 उत्पादन बनता है। ठीक है, 50 इकाई या 50 वस्तु उत्पाद जो है तैयार किया जाता है। तो औसत उत्पादन कितना होगा, अब इसको भाग दे देंगे, कितना आया है 50 भागे 5 बराबर 10 आया है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक श्रमिक औसत उत्पादन कितना है, 10 बना रहे हैं। ठीक है, 10 बना रहे हैं। तो औसत उत्पादन का उपभोग यह पता लगाने के लिए संसाधनों को कितनी प्रभावी उपयोग कर रहा है, इस प्रकार से इसको डिवाइड करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप औसत के बारे में लगा सकते हैं कितना औसत हुआ है। ठीक है, आगे देखिए पूर्ण रोजगार क्या होता है। पूर्ण रोजगार के बारे में बात हो रही है। पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जब किसी देश में सभी योग्य और इच्छुक लोगों को रोजगार मिल जाता है तो उसे पूर्ण रोजगार कहा जाता है। इसका मतलब है कि श्रमिक बाजार में बेरोजगारी केवल प्राकृतिक या अस्थायी रूप में मौजूद होती है। तो यहाँ पे पूर्ण रोजगार मतलब जैसे कि मान लो समाज में हैं 1,000 लोग हैं, 1,000 लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए इच्छुक है, उनकी योग्यता भी है। अगर इनको सबको रोजगार मिल जाए तो इससे कहते हैं पूर्ण रोजगार। ठीक है, सिंपल। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्रभावपूर्ण मांग क्या होता है। तो प्रभावपूर्ण मांग हेडी डाल के इसमें लिखेंगे प्रभावपूर्ण मांग वह मांग है जिसमें उपभोक्ता को किसी वस्तु को न केवल आवश्यकता होती है बल्कि उसे खरीदने की क्षमता भी होती है। केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं होता है, इसे क्रय शक्ति के साथ जोड़कर प्रभावपूर्ण मांग कहा जाता है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति स्मार्टफोन खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, तो यह प्रभावपूर्ण मांग नहीं कहलाएगी। वहीं यदि इसके पास स्मार्टफोन खरीदने के लिए 15,000 रुपये हैं और 15,000 का स्मार्टफोन है तो उसे वह खरीद लेता है, तो इसे प्रभावपूर्ण मांग कहा जाता है। तो प्रभावपूर्ण मांग का मतलब क्या, आप दुकान पे गए हैं तो सिर्फ दाम पता नहीं कर रहे हैं, आप उस वस्तु को खरीद रहे हैं और खरीदने की क्षमता भी आपके पास है, पैसा लेकर गए हैं और सामान खरीद कर ही वापस लौटेंगे, तो इसे प्रभावपूर्ण मांग कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए व्यापक अर्थशास्त्र क्या होता है। आपसे चाहे व्यष्टि अर्थशास्त्र पूछ ले या फिर आपसे समष्टि अर्थशास्त्र पूछ ले, तो समष्टि अर्थशास्त्र को ही व्यापक अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसमें लिखेंगे व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी अर्थव्यवस्था के बड़े घटकों जैसे राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, मांग और पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। यह सरकारी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभावों को भी समझता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखिए जब सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को घटाता है या फिर बढ़ाता है तो यह व्यापक अर्थशास्त्र का हिस्सा माना जाता है। ये किसी देश की आर्थिक स्थिरता और विकास को बनाए रखने में मदद करती है। यानी जब बेरोजगारी की बात होती है तो बेरोजगारी में हम किसका अध्ययन करते हैं, जो बेरोजगार हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो बेरोजगारी हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, व्यापक अर्थशास्त्र नहीं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, क्योंकि बेरोजगारी वो पूरे भारत स्तर पर है। क्वेश्चन यहाँ पे अगला है कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। तो अंतिम वस्तुओं के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोग या उपयोग के लिए तैयार की जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में सब्जी बनी, ठीक है, सब्जी बनी है, सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, अब आप खाने के लिए तैयार हैं। उससे पहले वो कुछ रहा होगा, जैसे कि मान लो आलू मटर की सब्जी बननी है तो आलू मटर पहले आलू मटर लेकर आएंगे, फिर बनाएंगे, बना के फिर रखेंगे। तो जो आप बनाकर तैयार कर देंगे वो क्या है, अंतिम वस्तु आपका कहलाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में वही बताया गया है। उदाहरण के तौर पर देखिए लिखा गया है
कार निर्माता द्वारा बनाई गई कार उपभोक्ता को बेचने के लिए जो है तैयार किया जाता है। जब तैयार हो जाती है तो उसे अंतिम वस्तु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बजट रेखा क्या है। तो देखिए बजट रेखा को समझते हैं। यानी जैसे मान लीजिए आपकी जितनी आय होगी, ठीक है, और जितनी आपकी खर्चा होगी, उसके बाद जो बजट रेखा तैयार होगी उसे क्या कहेंगे। देखिए बजट रेखा उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों के आधार पर उसकी अधिकतम खरीदारी क्षमता को दर्शाती है। कहने का मतलब कि जो उपभोक्ता की आय होगी और जितनी वो वस्तु खरीद सकता है वो आपका यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए यदि किसी की आय जो है, किसी व्यक्ति की आय 100 रुपये है मान लेते हैं, और वह सेब जो है मार्केट में गया, सेब जो है 10 रुपये प्रति पीस मिल रहे हैं और केला जो है वो 5 रुपये प्रति पीस मिल रहा है। अब यहाँ पे उसके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं। तो देखिए वह 10 सेब और 20 केले खरीद सकता है। ठीक है, 10 रुपये पीस, 10 दाहिम 100 हो जाएगा, और 5 पीस यानी 20 केले, 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो 10 केले और 20 जो है 10 सेब और 20 केले खरीद सकता है। बजट रेखा से उपभोक्ता को प्राथमिकताओं और आर्थिक सीमाओं को समझाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिसकी जितनी आय होगी और जितना वो वस्तु खरीद सकता है अधिकतम, मान लो 100 रुपया या 1000 रुपये उसकी आय है, तो 1000 रुपये में कितना वो सामान खरीद सकता है, कितनी वस्तु खरीद सकता है, तो उसी को बजट रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है मुद्रा किसे कहते हैं, मनी। आइए जानते हैं। मुद्रा वह माध्यम है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को आदान प्रदान के लिए किया जाता है। धन संग्रह की जो है मदद करती है मुद्रा। उदाहरण के तौर पे भारत में रुपए का उपयोग मुद्रा के रूप में होता है। मुद्रे में सिक्का, कागजी नोट, डिजिटल पैसा, आज की डेट में यूपीआई आ चुका है, तो ये सब जो है ये मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप ले सकते हैं। आगे है प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय में लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय देश की औसत आय को दर्शाती है। कुल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। किससे, कुल राष्ट्रीय आय से जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय मान लेते हैं यहाँ पे कि 1 लाख करोड़ रुपए हैं, 1 लाख करोड़ रुपए हैं, जनसंख्या 10 करोड़ हम मान लेते हैं 10 करोड़ है, तो प्रति व्यक्ति आय कितना होगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से डिवाइड करेंगे। तो किसी देश की नागरिक की औसत जीवन स्तर को जो है मापने का भी एक तरीका है प्रति व्यक्ति आय के जरिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विदेशी विनिमय क्या होता है। विदेशी विनिमय की बात करें तो यहाँ पे विदेशी विनिमय का मतलब विभिन्न देशों की मुद्राओं का आदान प्रदान करना है, और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए आवश्यक होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि एक भारतीय व्यवसायी अमेरिका से सामान खरीदता है तो उसे डॉलर में भुगतान करना होगा। इसके लिए वो भारतीय रुपया देकर डॉलर प्राप्त करेगा, और मुद्रा का विनिमय दर बाजार की मांग आपूर्ति पर निर्भर करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अमेरिकी सामान खरीदनी है तो अमेरिका से सामान जब खरीदोगे तो आपको वहाँ भारतीय रुपया देकर डॉलर लेना पड़ेगा, फिर डॉलर देकर आपको सामान खरीदना पड़ेगा, तब उसकी कीमत आप एग्जैक्ट आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र क्या होती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लॉन्ग में पूछा जा सकता है उदासीनता वक्र के बारे में। देखिए उदासीनता जो वक्र होता है इसके बारे में लिखेंगे, एक ऐसा ग्राफ या वक्र होता है जो विभिन्न वस्तुओं के संयोजन को दिखाता है और उपभोक्ता को समान संतोष प्रदान करता है। जैसे देखिए यदि उपभोक्ता 2 सेब 3 केले उतना ही संतोष प्राप्त होता है जितना उसे 3 सेब 2 केले से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे केंद्रीय बैंक के बारे में पूछा गया है। केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं। केंद्रीय बैंक एक देश का मुख्य बैंक होता है जो मौद्रिक नीतियाँ बनाता है। मौद्रिक नीतियों का मतलब मुद्रा पर नियम, कितना मार्केट में पैसा आना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, ये सब नियम केंद्रीय बैंक के द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है जिसे आरबीआई कहा जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक है। यह मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है और बैंक प्रणाली को निरीक्षण करता है और सरकार को ऋण उपलब्ध कराता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आरबीआई रेपो दर को घटाकर बढ़ाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। तो आरबीआई का जो रेपो दर होता है वो बढ़ाकर उसे घटाकर मुद्रास्फीति जो होती है महंगाई को कम करता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन पर पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है जहां कई विक्रेता खरीदार होते हैं और सभी समान वस्तुएं बेचते हैं। इसमें किसी भी विक्रेता खरीदार का बाजार पर कोई नियंत्रण, कोई प्रभाव नहीं होता है। इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आइए आगे पे क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या देखिए
क्या उत्पादन करना चाहिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय जो समस्या है, क्या उत्पादन करें, कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में बनाई जाए, ये सबसे बड़ा सवाल होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, तो ये सबसे बड़ा समस्या भी होता है। कैसे उत्पादन करें, ये भी बहुत बड़ा समस्या है। कैसे उत्पादन करें, यानी श्रम प्रधान, पूंजी प्रधान, क्या करना चाहिए, ये भी एक तरह से उत्पादन में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से दो आपकी समस्या होगी। तीसरा देखिए, किसके लिए उत्पादन करें, ये भी एक तरह से समस्या है कि उत्पादन का वितरण किस वर्ग के लिए किया जाए। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे ले सकते हैं कि यदि किसी देश की सीमित भूमि है तो उसे तय करना होगा कि गेहूं उगाया जाए या चावल उगाया जाए, साथ ही मशीनों का उपयोग हो या श्रमिकों का। यह समस्या संसाधन के कारण भी उत्पन्न होती हैं। जैसे आज के दिन में कृषि क्षेत्र में न जाने कितने यंत्र कृषि आ चुके हैं, जिससे लोगों का, किसानों का रोजगार भी चला गया है। बहुत लोग कृषि से अच्छा खासा इनकम कमाते थे, लेकिन अब जो है सब कृषि छोड़कर शहर में भाग रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये समस्या बहुत बड़ी इसकी है। ठीक है, इसके बारे में इस प्रकार से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, सामान्य वस्तुएं और निम्न स्तरीय वस्तुएं क्या होती हैं। जैसे सामान्य वस्तु देखिए, आय बढ़ने पर इसकी मांग भी बढ़ती है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो मांग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कार और दूध, कार की महंगाई बढ़ रही है, दूध की महंगाई बढ़ रही है, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। निम्न स्तरीय देखिए, आय बढ़ने पर इसकी मांग घटती है। जैसे सस्ता खाना, सस्ता खाना देखा जाए तो जैसे जैसे आय बढ़ रही है, मांग इसकी क्या हो रही है, घट रही है। सस्ता खाना मतलब कि आपको भरपेट खाना 80 रुपये में, 70 रुपये में नॉर्मल जो है ढाबे वगैरह पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति की आय 10,000 से 20,000 हो जाती है तो उस बस की जगह टैक्सी उपयोग करना जो है वो जो है चाहेगा, और उसे सामान्य वस्तु के नाम से जाना जाएगा। और सस्ता खाना छोड़कर वो महंगे रेस्टोरेंट में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये सामान्य वस्तु और निम्न स्तरीय वस्तुओं को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्पादन फलन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मांग और पूर्ति का संबंध बताना है। तो मांग पूर्ति क्या होती है। मांग देखिए, किसी वस्तु की खरीदने की इच्छा और क्षमता मांग कहलाती है। जैसे 50 रुपये कीमत पर आप 100 लोग जो है पेन खरीदने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए कोई पेन है और उस पेन के जो है खरीदने के लिए 100 लोग तैयार हैं और 50 रुपये कीमत है, तो उस वस्तु की जो मांग है, उसकी जो क्षमता है वो डिपेंड करती है। आगे पूर्ति की बात करें तो पूर्ति में देखिए, किसी वस्तु को बेचने की इच्छा और क्षमता, किसी वस्तु को बेचने की इच्छा और क्षमता, यहाँ पे क्या है, खरीदने की इच्छा और क्षमता है। जैसे 50 रुपये का विक्रेता 100 पेन बेचने को तैयार है, 50 रुपये पे कीमत उसे बेचने को तैयार है, तो इससे हम कह सकते हैं कि 100 पेन बेचने के लिए तैयार है वो 50 रुपये पे। तो ये क्या है, ये पूर्ति है, सप्लाई है। मांग और पूर्ति के बीच जो संतुलन होता है वो कीमत तय करती है। कीमत जैसा रहेगा वैसा मांग पूर्ति डिवाइड होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर की बात कर लेते हैं। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है और उपभोक्ता इसे भुगतान करता है। ये उत्पादन या बिक्री की जो समय सीमा होती है उस पर लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, जीएसटी, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे बोलते हैं। यदि 100 रुपये का चाय खरीदा जाता है तो उसमें 5% जो है जीएसटी जुड़ा होता है, यानी 105 रुपये हमें पे करना होता है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता ही पे करता है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है। तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के देखिए, अतिरिक्त आय का वह हिस्सा जिसे उपभोक्ता खर्च करता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, उदाहरण के तौर पे यदि किसी की आय 10,000 बढ़ती है, वह 700 रुपये खर्चा करता है, तो उसकी जो उपभोक्ता सीमांत प्रवृत्ति होगी वो 7,000 भागे 10,000, इस प्रकार से 0.7 दिखाता है कि उसकी आय बढ़ने के साथ खर्चा कैसे बढ़ता है। ठीक है, आगे यहाँ पे तटस्था वक्र क्या होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तटस्था वक्र के बारे में इसको ध्यान रखेंगे। तटस्था वक्र एक ग्राफ होता है जो उपभोक्ता को समान संतोष देने वाले विभिन्न वस्तुओं को संयोजन को दर्शाता है। जैसे देखिए, उपभोक्ता को 2 सेब 3 केले या 3 सेब 2 केले को समान संतोष मिलता है। यह संयोजन तटस्था के वक्र को भी दर्शाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन की पूंजी खाता क्या है। यह विदेशी निवेश, ऋण, परिसंपत्तियों को लेन देने का लेखा जोखा होता है। इसमें जो विदेशी पूंजी होता है वो प्रवाह यानी जो जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो, निवेश, ऋण शामिल होते हैं। जैसे देखिए, यदि भारत में विदेशी कंपनियां निवेश करती हैं तो पूंजी खाते में शामिल होता है। भुगतान संतुलन पूंजी खाते का मतलब ये है कि अगर कोई विदेशी कंपनी भुगतान करता है तो उसमें कितना जो है पूंजी शामिल होता है, यही इसमें दर्शाया गया है।
आगे है इसमें नेक्स्ट है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में बताना है, तो उसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में। आ जाते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे, मांग किसे कहते हैं, मांग के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, तो देख लीजिए पूरक वस्तुएं वे होती हैं जो साथ साथ उपयोग की जाती हैं, जैसे चाय और चीनी। यदि चीनी की कीमत बढ़ेगी तो चाय की मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, सिंपल है। आगे है नेक्स्ट, यहाँ पे है प्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं, तो प्रत्यक्ष कर में लिखेंगे जो डायरेक्ट लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर वो होता है जो व्यक्ति या संस्था पर डायरेक्ट लगाया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 10 लाख रुपये है तो उसकी आय पर भी 1 लाख रुपये उसे टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, आगे है सरकारी बजट। सरकारी बजट के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि सरकार जो अपना 1 साल का बजट बनाती है, सरकारी को जो बजट होती है एक वार्षिक आय का बजट बनाती है कि कितना आय आया है और कितना खर्चा हुआ है। अगला प्रश्न है सीमांत लागत क्या होती है, तो देखिए सीमांत लागत वह अतिरिक्त लागत है जो उत्पादन के अतिरिक्त इकाई को बनाने में लगती है। अर्थात यहाँ पे उदाहरण देखिए, एक कारखाना है मान लीजिए, उसमें 100 पेन बनाने में 1000 रुपये खर्चा होता है। ठीक है, 100 पेन बनाने में 1000 खर्चा हो जाता है, तो जब 101वां पेन बनाएंगे तो उसको बनाने में अगर 10 रुपये और खर्च होते हैं तो उससे सीमांत लागत कितना होगा, 10 होगा। तो यही सीमांत लागत के नाम से जाना जाता है। आगे है 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो प्रतिबंधित कार्य हैं वो क्या हैं। यानी पहला पॉइंट, सीधे जनता को ऋण नहीं दे सकता है आरबीआई। जो आरबीआई है वो सीधे जनता को ऋण नहीं देता है, पहला पॉइंट। दूसरा, व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं कर सकता है। यानी जो व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं उसे संचालित नहीं करता है, बल्कि व्यावसायिक गतिविधियां जो होती हैं वो व्यवसाय के आधार पर अपनी संचालित होती हैं। नेक्स्ट है, शेयर बाजार में निवेश नहीं कर सकता है। तो आरबीआई जो है इस प्रकार से कुछ प्रतिबंधित इसके कार्य हैं। आगे है नेक्स्ट है यहाँ पे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अपूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कम विक्रेता होंगे, इसीलिए वहाँ पे अपूर्ण प्रतियोगिता देखने को मिली। उत्पाद जो होगा वहाँ पे भिन्नता देखने को मिली होगी, और कीमत पर नियंत्रण यहाँ पे देखने को मिला होगा। जैसे टूथपेस्ट जो ब्रांड है जैसे कि कोलगेट, टूथपेस्ट, ये सब जो है यहाँ पे इनमें भिन्नता देखने को मिली होगी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि खुले बाजार की क्रिया क्या होती है। खुले बाजार की क्रिया का मतलब होता है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी बॉन्ड होते हैं खरीदने बेचने की प्रक्रिया को जो है खुले बाजार की प्रक्रिया कहते हैं। आरबीआई बॉन्ड बेचकर मुद्रा की पूर्ति को घटाता है। बॉन्ड एक तरह से देखा जाए जैसे शेयर होता है, शेयर का मतलब ये होता है हिस्सेदारी, या फिर जो जैसे चेक होता है, हम पैसे निकालने जाते हैं, पैसा जमा करने जाते हैं, तो जो बॉन्ड होता है उसी प्रकार का होता है। वो कंपनी के शेयर एक तरह से हिस्से होते हैं, उसी टाइप का होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे मांग का नियम क्या होता है, तो मांग का नियम देख लीजिए। मांग का नियम कहता है कि यदि वस्तु की कीमत घट जाती है तो जो अगर वस्तु कीमत घटेगी तो मांग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, पहला पॉइंट। ठीक है, वस्तु कीमत जैसे घटी मांग अपने आप बढ़ जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, कीमत बढ़ जाएगी तो मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एकाधिकार क्या होता है। तो एकाधिकार देखिए मतलब एक ही अधिकार होगा वहाँ पे। बाजार की एक स्थिति ऐसी होती है जहाँ केवल विक्रेता ऐसा होता है कि अपने मन का काम करता है। जैसे भारतीय रेलवे हो गया, अगर कोई रेलवे भी आ जाए और प्राइवेट कोई रेलवे आ जाए तो शायद हो सकता है कि भारतीय रेलवे की जो एकाधिकार है वो खत्म हो जाएगी। कीमत और आपूर्ति जो है विक्रेता के नियंत्रण में होता है, जैसा लोग चाहते हैं वैसा करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, ये अच्छे से अभी तैयार कर लीजिए, एक बार देख लीजिए तो आपको अच्छे से जो है तैयारी हो जाएगी। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।